नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़े हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है उसके बारे में बात करता है। हाल ही में एक मीटिंग की गई है क्रिप्टो करेंसी को ही लेकर, जिसको चेयर किया था देश के प्रधानमंत्री ने। तो इसी मुद्दे पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये असंगठित क्षेत्र में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता था असंगठित क्षेत्र से, उसमें कमी आई है। हाल ही में एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में है। COP26 हाल ही में हुआ है, तो उसी के ऊपर कमेंट आया है हाल ही में एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ। अब उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे MCQ के ऊपर। वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस के स्थानांतरण ट्रांसफर से रिलेटेड निम्न में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 120, ऑप्शन बी है आर्टिकल 321, ऑप्शन सी है आर्टिकल 222 या ऑप्शन डी आर्टिकल 123। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ये आपको 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। चलिए, तो हमारा जो पहला आर्टिकल है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक क्रूशियल मीटिंग की गई क्रिप्टो करेंसी और उससे संबंधित इश्यूज के बारे में, जिसको चेयर किया गया था पीएम के द्वारा। उसके अलावा आरबीआई के जो गवर्नर है श्रीकांत दास, इन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कंसर्न जताया है और कहा है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंसर्न हो सकता है, प्रभावित कर सकता है नकारात्मक रूप से। तो अगर हम देखें कि रेगुलेटरी अप्रोच क्या रही है अराउंड द ग्लोब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उससे पहले हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं। इन शॉर्ट, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा इसका कोई फिजिकल फॉर्म, कॉइन, बिल वगैरह नहीं होता। ये ब्लॉकचेन पद्धति पे चलती है। अब आते हैं रेगुलेटरी अप्रोच के ऊपर कि अराउंड द ग्लोब विभिन्न देशों में क्या अप्रोच रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर हम देखें तो कोई भी देश के पास में ऐसा कुछ यूनिफॉर्म हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं दिखता है। हर देश इसके बारे में बटे हुए हैं, रीजन वाइज बटे हुए हैं। यहाँ पे कंट्री टू कंट्री इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखता है। जैसे एल सल्वाडोर की बात करें तो ये वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है। वही अगर हम चीन जैसे देश की बात करें जो कि वर्ल्ड की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पे टोटली बैन लगाया है, इसके सारे ट्रांजेक्शन्स और माइनिंग पर भी। वही अगर हम भारत देश की बात करें तो आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली थी। आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को 2018 में यहाँ पर बार कर दिया था। उसके बाद में ये जो आरबीआई का फैसला था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, और उसके बाद में एक कमेटी बनाने की बात की गई थी। तो सरकार के द्वारा यही कमेटी बनाई गई और इसके संबंध में ही एक बिल रखने की भी बात की गई है, जो कि विंटर सेशन में, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल रखा जाएगा। अब बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कंसर्न्स क्यों है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कंसर्न सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आप किस फॉर्म में यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। आप इसको एज अ करेंसी मानेंगे, एज अ सेट मानेंगे या एज अ कमोडिटी मानेंगे, और उसी हिसाब से फिर उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, उसको टैक्स ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये क्लासिफाई करना जरूरी कि ये करेंसी है या असेट है या ये कमोडिटी है। कई देश इसे करेंसी मानते हैं, कुछ देश इसे असेट और कमोडिटी के रूप में भी देखते हैं। उसके अलावा इसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। अगर हम आज से 4-5 वर्ष पीछे जाके देखें तो बिटकॉइन हुए या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज हो गई, तो इनका अपने आप में जो मूल्य होता था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। लेकिन पिछले कुछ समय में इनमें एक
ट्रिमेंडस ग्रोथ मिली है, जो कि कभी भी किसी असेट, कमोडिटी या करेंसी में देखने को इस प्रकार देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर कोई ऐसा बेंचमार्क ही नहीं है जिससे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो है, जो मूल्य है, सही मूल्य जो है वो मापा जाए। उसके अलावा ये अपने आप में काफ़ी वॉलेटाइल है, इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है। तो अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क आता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है, तो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए इस गलत इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। तो यहाँ पर इसको एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज करेंसी के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जिस पर किसी भी देश की, किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक की निगरानी से बाहर यहाँ पे गलत कामों के लिए, गैरकानूनी कामों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कुड क्लासिफाई क्रिप्टो करेंसी एस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये कई सोर्सेज से बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एज अ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। बट अगर ये ऐसा करती है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इससे पहले एक एप्रोप्रिएट रेगुलेटर आए। तो ये हमारा आर्टिकल था संक्षिप्त में क्रिप्टो करेंसी को लेकर। दूसरा आर्टिकल जो आज का हमारा है ये है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर हम देखें तो दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर, दूसरा फॉर्मल सेक्टर, जिसे हम हिंदी में असंगठित क्षेत्र और दूसरे को संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, आरबीआई माफ कीजिएगा, एसबीआई की एक रिसेंट स्टडी के बाद में एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इकोनॉमी में कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद में। जो संगठित क्षेत्र के जो कार्य है, जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल क्षेत्र के जो फॉर्मल सेक्टर है, इसने ग्रो करा है। अब बात ये आती है कि फॉर्मल सेक्टर की संख्या बड़ी है, इसमें जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे उनका खासकर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन, हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ पिक्चर हमें अलग दिखती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट सजेस्टेड दैट 20% of GDP in 2020 from around 50% over to last year। तो पहले जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये जीडीपी में हमारा करीब आज से 2 वर्ष पूर्व 50% कंट्रीब्यूट करता था। वही अगर हम अभी 2020-21 की बात करें इस एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है ये 50 से घट के 20% रह गया है। तो अपने आप में एक चिंता का विषय है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे। और लॉकडाउन पैंडेमिक को कारण बताया गया है, पर क्या यही सिर्फ कारण है, इस बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं और फॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो अगर आईएलओ की डेफिनेशन के हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन देखें, जो असंगठित क्षेत्र के जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटी फैक्ट्रियाज हो गई, अगर इनकी परिभाषा देखें आईएलओ के हिसाब से, तो ये कहता है कि प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड दैट आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ लीगल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर हम देखें तो कोई कंपनी होती है तो इसे हम एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर के इंटरप्राइजेस है, ये अपने आप में एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं। जो उसे स्टार्ट करता है उसके नाम से ही जाना जाता है और उसे के पूर्ण रूप से संबंधित होता है, लेकिन उसे ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क में से नहीं डाला जाता है या उसे एज ए लीगल एंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो अपने आप में काफ़ी प्रीलिमिनरी फेज में अगर कोई इंडस्ट्री रहती है तो उस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हमारे देश की अगर एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की ही है। उसके अलावा यहाँ पर कोई सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं रहते हैं यहाँ पर, जो कि इंटरप्राइजेस के प्रोडक्शन और ओनर की एक्टिविटी को अलग अलग करता हो। उसके अलावा नॉट रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफिक नेशनल लेजिस्लेशन सच एज फैक्ट्रीज एक्ट एंड कमर्शियल एक्ट। तो ये किसी भी लॉ के अंतर्गत, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया या कमर्शियल एक्ट हो गया, इसके अंतर्गत रजिस्टर नहीं होता है। वही अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर की अगर हम भारत के हिसाब से परिभाषा देखें तो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें जो उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का, उस एंटरप्राइज का कोई अगर एम्प्लॉय हो तो दोज हैविंग एक्सेस टू एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो सामाजिक सुरक्षा जो भी स्कीम है, जो भी पॉलिसी है, उनसे अगर किसी भी प्रकार से अगर एटलीस्ट एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम से अगर कोई एम्प्लॉय जुड़ा हुआ है
जैसे प्रोविडेंट फंड या हेल्थ केयर बेनिफिट हो गया, तो इसे फॉर्मल सेक्टर में माना जाएगा, संगठित क्षेत्र का एम्प्लॉय उस व्यक्ति को माना जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो अगर डेटा की बात करें, माफ कीजिएगा स्लाइड में स्पेलिंग हुआ है, तो डेटा अगर देखें इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस का, तो हमें पता चलता है कि एसबीआई की रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो गया है 2020-21 के लिए, जो कि 2 साल पहले 50% था। पर वही अगर हम PLFS का सरकारी आंकड़ों पर और नजर डालें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस में जो लोग थे, जितने लोगों की संख्या थी, ये हमारी टोटल वर्कफोर्स का 68% था 2017-18 में। वही 69.5% हो जाता है ये 2019-20 में। तो यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस में जब संख्या बड़ी है लोगों की, तो यहाँ पर हम किस प्रकार, इसका क्या मतलब निकलता है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि प्राइमरीली पूरा, जो कि प्राथमिक रूप से पूरा हम इसको इनफॉर्मल सेक्टर ही मानते हैं, तो अपने आप में अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की संख्या निकाले तो ये करीब 85 से 90% भी जा सकती है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि एसबीआई की रिपोर्ट देखें तो ये करीब 82% के आसपास है, लेकिन पीएलएफएस के डेटा अगर हम देखें तो ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात ये है कि जब लोगों की संख्या इसमें बड़ी है तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कम हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है ये काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी, इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो वर्कफोर्स है, ये लो प्रोडक्टिविटी और लो पेइंग वर्क में एंगेज्ड है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की ऐसी स्थिति क्यों हुई, और जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कफोर्स है ये लो प्रोडक्टिविटी और लो पेइंग वर्क में कैसे शिफ्ट हो गए हैं। तो इसके पीछे जो कारण हमें दिखता है वो कारण है हमें श्रिंकेज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज इन फॉर्मल सेक्टर्स शेयर इन जीडीपी ड्यू टू कोविड-19 इज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज फॉर्मल इंटरप्राइजेस स्क्वीजिंग आउट इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर कोविड के चलते हुए बहुत सारे कंपनीज ने अपनी जो वर्कफोर्स थी वो कम करी। अब वर्कफोर्स में जब कम करने की बात आती है तो सबसे पहले ले ऑफ किया जाता है इनफॉर्मल वर्कर्स। तो कोविड-19 ने स्थिति ये खराब करी कि फॉर्मल सेक्टर नहीं अपने आप में ग्रो हुआ, यहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर में जो इनफॉर्मल वर्कर्स कम करते थे इनको यहाँ से हटाया गया, जो कि और फिर दूसरी और लो पेइंग या लो प्रोडक्टिविटी जॉब में जाके चली गए। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनी ओन अकाउंट इंटरप्राइजेस और एमएसएमई जो इनफॉर्मल सेक्टर की इंटरप्राइजेस है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं, और ये इनको अपने आप को अफोर्ड करना, अपने आप को सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके चलते हुए हमें ये देखने को मिलता है कि जो फॉर्मल इंटरप्राइजेस है, जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस है, ये रेगुलेशन और टैक्सेशन को इवेड करते हैं। उसके अलावा बात यह है कि यहाँ पे उपाय क्या हो सकता है। सबसे पहले इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी टू अनेबल ऑर्गेनिक पाथ टू फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये फॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है ये एक ऑर्गेनिक माध्यम से हो, मतलब इनफॉर्मल क्षेत्र के जो इंटरप्राइजेस है ये अपने आप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जो कि बढ़ा सकते हैं वो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स शामिल करके, और उसके अलावा और ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्ट्रेटजी तक नहीं रह के उसको वास्तविक रूप में अमली जामा पहना के। उसके अलावा जो फॉर्मलाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे वर्कफोर्स है, इनकी लिविंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो। अगर इनकी लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है तो यहाँ पर इनका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण यहाँ पर डिमांड जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगी। अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो काफ़ी सरल शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को भी ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मलाइजेशन इज टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ दोज इन इनफॉर्मल इकोनॉमी। चलिए अंतिम आर्टिकल की ओर आते हैं, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में है। COP26 हाल ही में हुई है। ये मीटिंग होने के बाद में इसे क्रिटिसाइज किया गया पीएम जो बारबाडोस के पीएम हैं उनके द्वारा। बारबाडोस एक कैरिबियन देश है जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है। जब हम देखते हैं वेस्ट इंडीज टीम, अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज टीम में 4-5 अलग अलग देश मिलके क्रिकेट साथ में खेलते हैं, उनमें एक बारबाडोस भी एक कंट्री है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया बारबाडोस के पीएम के द्वारा कि जो फाइनेंस और मेजर जो क्रिटिकल एडेप्टेशन फाइनेंस एंड मेजरिंग क्लाइमेट चेंज है
इसे अपने आप में नहीं कंसिडर किया गया। मतलब जो आर्थिक रूप से जिन देशों को क्लाइमेट चेंज से नुकसान पहुंच रहा है, इनके लॉस को कंसिडर नहीं करा गया COP26 में, जो कि अपने आप में बहुत एक इमोरल है, काफ़ी गलत है। ये बारबाडोस के PM ने स्टेट किया है। अब बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि फाइनेंस या इकोनॉमी को क्या हानि हुई है क्लाइमेट चेंज से, तो ये नापा जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से, जो कि जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जनवरी 2021 में पब्लिश इस वर्ष की गई है, जिसमें डेटा में करीब 180 कंट्रीज की सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो जो है उसको पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, वो स्टडी किया गया है। तो यहाँ पर द यूज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉपर लीनियर फोरकास्ट फॉर क्लाइमेट रिस्क। अब यहाँ पर जिन डेटा का इस्तेमाल किया गया, जिस डेटा को स्टडी किया गया जर्मन वॉच के द्वारा, ये हिस्टोरिक डेटा था। मतलब अभी तक जो हुई है केवल उसकी स्टडी थी। तो करंट सिचुएशन क्या है या और क्लाइमेट रिस्क क्या हो सकती है, वो इससे डिटरमाइन नहीं की जा सकती। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा अगर GCRI की रैंकिंग देखें तो ये कुछ मापदंडों पे काम करती है, जैसे नंबर ऑफ डेथ पर लैक पॉपुलेशन, सम ऑफ लॉसेस इन परचेसिंग पावर, एंड उसके अलावा और जुड़े हुए मुद्दों पर। अब ये इंडिकेटर जो है ये अपने आप में मैक्रो इंडिकेटर्स है, जो कि जिनका सिलेक्शन किया गया है, तो ये अपने आप में इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि मैक्रो इंडिकेटर से आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंच रहा है, आप वो इस प्रकार के मैक्रो इंडिकेटर से नहीं पता लगा सकते हैं। उसके अलावा बात यह है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर्स का सिलेक्शन किया गया है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है और एररपूर्ण है, ये बताया गया है। उसके अलावा इंडेक्स रिलाइज ऑन वेदर रिलेटेड इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड, मास मूवमेंट। तो स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, मास मूवमेंट हो गए, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण होते हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा, इनको कंसिडर नहीं किया गया है। जोग्राफिकल फैक्टर जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामीज हो गए, इनको भी शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे मुनिच रेस नेटकैट सर्विसेज है जिनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है, उन पर ये आरोप भी लगा था यहाँ पर, और ये चीज़ भी सामने आई थी कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर नहीं डेटा कलेक्ट कराया। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। अब बात ये है कि व्हाट कैन बी डन एट सेट थिंग्स राइट। तो यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर अनसर्टिनिटी, स्केल और गैप बिटवीन एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, इन मुद्दों को स्टडी करने की आवश्यकता है। इन सब के बीच में अगर हम हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, जो कि ऑल मेजर क्लाइमेट इवेंट्स को यहाँ पर देखता है, उनका मैट्रिक्स पता लगाता है, तो इसमें NDMIS ने यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क है, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के संबंध में इनके सारे टारगेट्स को यहाँ पर मॉनिटर करता है और अडॉप्ट करता है, और भारत इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो अपने आप में ग्लोबल लेवल पे जहाँ पर हम पीछे हो गए, लेकिन वही अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो वो अपने आप में इस मुद्दे में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।